हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 65th बीपीएससी का पीटी का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हम लोग 67th बीपीएससी, 67th का री एग्जाम, 66th एग्जाम बीपीएससी और 66th का डी एग्जाम का हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन देख चुके हैं। अब हम लोग फ्रेंड 65 है ना 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जिसमें आपका देखिए इतिहास से फ्रेंड 26 क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विशेष से भी 26 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से फ्रेंड सॉरी पॉलिटी से फ्रेंड वो 8 क्वेश्चन था, इंडियन ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन था, साइंस से 30 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से 27 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन तो मैथ से था ही। फ्रेंड्स, आप लोग अगर कटअप देखना चाहते हैं देखिए 66 बीपीएससी का ये कटअप रहा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग फ्रेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए 65th बीपीएससी में जो फ्रेंड 65वीं बीपीएससी में भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, अशोक जो अपने शिलालेख में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेख में मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को जो है वो देवना प्रिय है ना, क्या तो देवना प्रिय, प्रियदर्शी मतलब देवों का प्यारा है ना की उपाधि के उपनाम से अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के द्वारा जो है औषधि के विद्वान जो है वो धनवंतरी है ना, धनवंतरी थे गुप्त काल में, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है ना जाता है फ्रेंड, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में जो है वो धनवंतरी थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो फिर वो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाता था, है ना। यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर मतलब गंधार क्षेत्र है ना भाग में प्रचलित था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो फिर वो ताम्र लिपि। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिपि शहर का ताम्रलिपि बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था, है ना। यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार किया जाता था। पश्चिमी तट के बंदरगाह भरोच से, नहीं पश्चिमी तट का बंदरगाह है ये नहीं, ये पूर्वी तट का बंदरगाह था ताम्रलिपि, और भरोच है वो पश्चिमी तट के है ना, पश्चिमी तट के बंदरगाह भरोच से जो है वो पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था, और पूर्वी तट के ताम्रलिपि से जो पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 65वीं बीपीएससी में आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? तो फ्रेंड्स, जहांगीर के नेतृत्व में। देखिए, मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का संयुक्त था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। वह स्वयं चित्रकला का श्रेष्ठ पारखी था। ठीक है, वह तुजुक ए जहांगीरी में लिखता है कि वह किसी चित्र को देखकर बता सकता है कि चित्र के आंख किसने बनाए हैं और नाक किसने बनाए हैं। उस्ताद मंसूर है ना, उस्ताद मंसूर, मुराद, अब्बुल हसन, बीशन दास आदि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। फ्रेंड्स, ये सब नाम आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो फिर वो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारी एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोल के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, अष्टप्रधान का गठन जो वो शिवाजी ने किया था। ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक सलाहकारी परिषद या मंत्रिपरिषद था, जिसका प्रमुख जो है वो पेशवा हुआ करता था। ठीक है, ये अष्टप्रधान में फ्रेंड आठ मंत्रिपरिषद हुआ था, जिसमें पेशवा जो है वो उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद अमात्य जो है वो राजस्व मंत्री या अर्थ मंत्री हुआ करता था। सुमंत्र जो है वो विदेश मंत्री हुआ करता था। चिटनीस जो है वो राजकीय पत्र व्यवहार का मंत्रालय देखता था। सेनापति जो है वो सेना का प्रधान होता था। न्यायाधीश जो है वो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। पंडित राज है वो धार्मिक सलाहकार हुआ करता था। वाकयानवीस जो वो गृह मंत्री या गुप्तचर मंत्री हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड वो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो फ्रेंड वो पुर्तगाली करता था। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का प्रयोग किया करता था। बाद में मुगलों ने पुर्तगालियों के लूटपाट पर नियंत्रण लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 67 आधुनिक भारत इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थी तो फ्रेंड वो विनोबा भावे। ब्रिटेन द्वारा बिना भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध
1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो है वो ब्रिदत्त थे, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है 67th बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशेज कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड सखा राम गणेश देवेशकर जो वो देशेज कथा पुस्तक लिखी है। देशेज कथा क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखा राम गणेश देवेशकर द्वारा लिखी एक बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है वो 1904 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स A.O. ह्यूम। देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो एलन ऑक्टेवियन होम्स द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी तथा प्रथम महासचिव जो है वो A.O. ह्यूम बनाए गए थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन जो है किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। उन्होंने मराठी भाषा में, ध्यान रखिए, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र की शुरुआत की। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करवाया। ठीक है। उन्होंने फिर 1916 ईस्वी में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हम लोग का सेट का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ आपका 4 से 5 क्वेश्चन कवर अप करने का प्रयास रहता है, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए लगातार देखते रहें। एक फ्रेंड क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्यागी थी? तो फ्रेंड वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्यागी थी। देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सर की उपाधि दी गई थी। इस उपाधि को उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए भारत सेवक समाज मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है। भारत सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित दिया जाता था, है ना, प्रशिक्षण दिया जाता था। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो फिर वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशराफ उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे आप लोग यूपी सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, इसमें जो है फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद मिल्ली और अशराफ उल्लाह खान। देखिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन डकैती की घटना को काकोरी षड्यंत्र कहा गया। ठीक है। ट्रेन से खजाना लूटकर हथियार खरीदने की योजना बनाई गई थी। ठीक है। इस लूटकांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशराफ उल्लाह खां आदि को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड वो चित्तरंजन दास, C.R. दास। इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए पुस्तक जो है चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई है। इन्हें C.R. दास को जो है वो देश बंधु कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फ्रेंड्स आप लोगों को याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अपृष्ट जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना था। ठीक है। और गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड्स श्रीमती एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1925 का जो है वो कानपुर अधिवेशन हुआ, फिर उसमें जो है सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। फिर 1933 ईस्वी का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, जिसमें नालिनी सेन गुप्ता जो कि तीसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो फ्रेंड कैप्टन सिलीमन, है ना। कैप्टन सिलीमन ने विलियम बेटिंग के समय जो है ठगों का उन्मूलन किया गया। ठगों को उन्मूलन कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में, है ना, कठोर अभियान चलाकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो फ्रेंड वो लॉर्ड लीटन के समय अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया। लॉर्ड लीटन के समय जो है वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है। लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रमण नीति अपनाई थी। ठीक है। साहित्य जगत में लीटन को कहा गया है, ओवन मैरी थीथ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वो दांडी से प्रारंभ किया था। गांधी जी ने अपने
78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को सामूहिक रूप से करके अंग्रेजों को झुकाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी का नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया। पटेल मतलब वल्लभ भाई पटेल ने खेरा आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था गांधी जी के द्वारा। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स JB कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 ईस्वी में वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, 1946 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो फ्रेंड्स वह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुंडो ने की, जो मद्रास, बम्बई एवं असम में लागू हुई। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वे कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो फ्रेंड वो बिहार विशेष से जो क्वेश्चन आपके 65वीं BPSC में पूछा गया था वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड, कश्मीर घाटी के अंतर्गत मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, वह दफन है। तो फ्रेंड वह जो है नालंदा में दफन है। यूसुफ शाह चक्र कश्मीर का शासक था फ्रेंड्स, जिसे मुगल बादशाह अकबर जो ने कैद करके बिहार के नालंदा में जो है उसे निर्वासित कर दिया, जिन्हें जो है वो 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर का शासन किया था। कौन? यूसुफ शाह चक्र, और नालंदा में जो है उसे उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो फ्रेंड्स 20 फूल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है वो 1980 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार में पर्यटन विकास को बढ़ावा देना। इसका टैगलाइन है 20 फूल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो फ्रेंड बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो है टोटल 12 जिले हैं, और गंगा जो फ्रेंड सर्वाधिक पटना जिले से होकर बहती है जो 99 किलोमीटर है। उसके बाद जो फिर वो भागलपुर का स्थान आता है जो 97 किलोमीटर लंबा है भागलपुर जिला में। ठीक है, ये हम लोग पिछले सेट हम लोग जो है वो BPSC टीचर्स का जो सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं उसमें हम लोग ये सब डिस्कस किए थे। बिहार के कुल 12 जिले जो है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है टोटल भारत में। ठीक है, जबकि बिहार में जो है ये 445 किलोमीटर बहता है बिहार में। ठीक है, गंगा के किनारे स्थित जिले देख लेंगे तो बक्सर, वैशाली, खगड़िया, ठीक है, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स मुंगेर में जो वो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है। यह अभ्यारण्य वर्ष 1976 में स्थापित हुआ था। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो फ्रेंड्स गोपालगंज। देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, जहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पे 1021 महिला है, तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है, जहाँ 1000 पुरुष पे जो है 879 महिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझर वन वाले क्षेत्र से घिरा है? तो फ्रेंड वो पश्चिमी चंपारण। दिए गए विकल्प के अनुसार बिहार का सबसे अधिक घने पतझर वाला जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 249 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वो कैमूर, और दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो फ्रेंड गंगा नदी की टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, जिसमें 445 किलोमीटर बिहार में बहती है, जिसमें 99 किलोमीटर जो वो पटना जिला से होकर प्रवाहित होती है, और 97 किलोमीटर जो वो भागलपुर जिला से होकर प्रवाहित है। तो इनमें से पटना जिले से गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका विस्तार हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से हुआ है। यमुना, गंडक, कोसी, महानदी आदि जो है इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो फिर वो शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार के शिवहर जिले में है, जो कि 1880
प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहता है, ठीक है। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार की आबादी कितना है, तो वो 10,40,99,452 जो है वो बिहार का जनसंख्या है। वही जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो 1106 है ना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.21% जो है पुरुष साक्षरता है क्या, तो बिहार का, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, तो 918 लिंगानुपात है बिहार का, है ना। जबकि टोटल ओवरऑल साक्षरता दर कितना है, तो 61.80 जो है वो साक्षरता दर है बिहार का, जिसमें महिलाओं का जो है वो 51% महिला साक्षरता है और 71.21 जो है वो पुरुष साक्षरता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, पुरुष, और उसके बाद पुरुष साक्षरता में भी रोहतास, महिला साक्षरता में भी रोहतास। वही सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया हो जाता है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो वो सहरसा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड वो महादेव लाल सराफ जो है वो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करता है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर बिहार में कई जगहों पर नमक सत्याग्रह चलाया गया। बिहार के भागलपुर में महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह संचालित किया गया। बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल में चंपारण और सारण में नमकीली मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो फिर वो राहुल संकीर्तयान ने किया था। बिहार में 1939 में संचालित अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकीर्तयान ने किया था। राहुल संकीर्तयान हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल संकीर्तयान को सत्याग्रह के दौरान झूठे आरोप में सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो फ्रेंड वो मुरली मोहन प्रसाद। द सर्च लाइट जो है वो 1918 ईस्वी के प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे, ठीक है। सर्च लाइट के जो पहले संपादक 1918 में सैयद हैदर हुसैन थे। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में लंबे समय तक इसका प्रकाशन मुरली मनोहर प्रसाद ने किया, ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो फ्रेंड्स फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर किया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, राहुल संकीर्तयान प्रमुख थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला संगठन था, है ना फ्रेंड। बिहार सामाजिक पार्टी का पहला संगठन था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो वो 17 मई, ठीक है, 1934 ईस्वी में की गई थी। इसके सचिव जो वो जयप्रकाश नारायण तथा अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड वो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधि जारी रखी तथा अंततः यह अजय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो फ्रेंड स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विद्यानंद भागलपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय थे। अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर जब किसानों ने दरभंगा में दंगा शुरू किया तो स्वामी विद्यानंद ने इस दंगे में शामिल होकर उसको नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो फ्रेंड सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। उन्होंने बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा वकील और पत्रकार के साथ साथ एक महान दूरदर्शी भी थे। इसके अथक प्रयास के कारण ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी तथा 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक वे कुलपति भी बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो फ्रेंड स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 ईस्वी में किया था। इस किसान सभा के बैठक का उद्देश्य बिहार में किसानों की समस्या को दूर करना था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वैश्विक स्तर पर किसानों की समस्या को दूर करने के लिए उद्देश्य से 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो कि लखनऊ में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती तथा प्रथम सचिव जो वो NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो फिर वो 1632 ईस्वी में। देखिए वर्ष 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब पहली बार पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। भारत आने वाला पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो फ्रेंड श्री किशन सिंह। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद वर्ष
1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल का एक शाखा स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व जो है वो श्री किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो फिर वो रोहतास। बिहार की जो है वो देखिए, बिहार का मैप हो गया, बिहार का जो है वो दक्षिणी पूर्वी एरिया हो गई है। भाग में जो है मुंगेर, जमुई, नवादा जिले तक धारवाड़ क्रम का विस्तार है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो है वो रोहतास जो है वो विंध्य चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर जो है वो कितना है, तो 32.11। नीति आयोग ने विश्व बैंक एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य सूचकांक 2019 जारी किया। इसमें बिहार का स्कोर जो है वो 32.11 और रैंक जो है वो 20वां है, जबकि केरल जो है वो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था। तो फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात जो है वो 935 है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद मेघालय है, छत्तीसगढ़, जबकि न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही बिहार में देखिए फ्रेंड, तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वो किशनगंज है, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला देखिए फ्रेंड वो मुंगेर या वैशाली। आप लोग कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर रही है, तो फ्रेंड्स वो 14.6% रही है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर जो है वो 14.6% थी, जबकि 2017-18 में बिहार का विकास दर जो है वो 11.9% रही, जबकि 2018-19 में जो है वो 10.5% आर्थिक विकास दर रही। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो बिहार का योगदान 19.2% है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में जो है 19.5% है, जबकि तृतीय क्षेत्र में 61.2% है, जो कि फ्रेंड ये क्वेश्चन इस टाइप से बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, तो फिर वो कितना था, तो है ना 4,87,628 करोड़ रुपए था। देखिए, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 4,87,628 करोड़ था। वर्ष 2017-18 में चालू मूल्य द्वारा प्रति व्यक्ति आय जो है वो 42,222 थी, जबकि स्थिर मूल्य पर जो है वो है ना स्थिर मूल्य पे 31,316 रुपए थी। मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 618.63 हजार करोड़ है, जबकि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो ध्यान रखेंगे 50,555 रुपया एवं स्थिर मूल्य पे जो है वो 34,314 रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फल्गु चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो फिर वो कौन थे उस टाइम? माननीय एपी शाह थे। ठीक है, कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एपी शाह थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रसाद शाही द्वारा बिहार के 40वें राज्यपाल के रूप में फल्गु चौहान को शपथ दिलाई थी। वर्तमान में जो है वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो संजय करोल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राज्यपाल कौन है फ्रेंड, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो फ्रेंड वो जो है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर राज्य बनाया गया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा जो है अभी प्रदान नहीं किया गया है? तो इनमें से फ्रेंड वो बिहार। देखिए, भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा पहाड़, दुर्लभ क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय एवं कम राजस्व के आधार पर विशेष राज्यों की पहचान की जाती है। वर्तमान में जो है वो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, आदि को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि बिहार को नहीं है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फ्रेंड्स, 65वीं बीपीएससी में पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो फ्रेंड्स हमारे पास सुन लेते हैं। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिससे कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, यह जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, ये विषय में क्या है, गलत हो गया। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं,
नहीं फ्रेंड, दोनों स्वतंत्र नहीं है। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट चाहिए। इनमें से कोई जो है वो वक्तव्य सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो फ्रेंड वो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। यह पंचायती राज की सबसे न्यूनतम स्तर है जो गांव के स्तर पर भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का औपचारिक रूप से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ, जिसका उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जनवाद भागीदारी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो फिर वो पटवारी। किसी राज्य के किसानों द्वारा भूमि राजस्व का संग्रहण तथा एक विशेष क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में सरकार को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटवारी की नियुक्ति की जाती है। पटवारी एक राजस्व अधिकारी होता है जो गांव में कृषि भूमि का सर्वेक्षण करता है तथा उनके स्वामित्व एवं जोत के रिकॉर्डों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो फ्रेंड वो बड़े देशों के लिए बड़े देशों के लिए आदर्श जो है वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। देखिए, बड़े देशों के लिए आदर्श की विशेषता केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत सभी प्राधिकरण और शक्ति एक केंद्र में दर्ज की जाती है तथा उस शक्ति का विभाजन नहीं होता है। एकात्मक सरकार में केवल एक सरकार होता है। एकात्मक सरकार छोटे छोटे राज्यों के लिए आदर्श है, जबकि सरकार की संघीय रूप विविधता द्वारा चिन्हित बड़े देशों के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी। तो फ्रेंड्स आम आदमी पार्टी जो है अब अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फ्रेंड वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है आम आदमी पार्टी को, ठीक है। आम आदमी पार्टी की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 2012 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी, है ना। अब जो फ्रेंड टोटल जो है वो 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दर्जा से मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्प्रेषण, ध्यान सुनेंगे। उत्प्रेषण रीत किसी विशिष्ट न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीत को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा देश के कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, जिसमें उत्प्रेषण जो है वो प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इनमें से जो है वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 68 राज्य विधानसभा सीट की संख्या है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वो 60 है, मणिपुर में जो है वो 60 है और मेघालय में जो है वो 60 है। तो इनमें से सर्वाधिक किसमें तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आते हैं? तो फ्रेंड पहले सुन लेंगे, देखिए तो कौन आते हैं इनमें से? फ्रेंड यूपीएससी के अध्यक्ष आएगा। देखिए उपयुक्त विकल्प के अनुसार वो यूपीएससी के अध्यक्ष का वरीयता क्रम सबसे पहले आता है। हालांकि यूपीएससी के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त सभी जो है वो 9A है ना, 9A वरीयता क्रम के 9A रैंक पर है, परंतु इन तीनों में से यूपीएससी के अध्यक्ष पहले वरीयता में आते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न प्राधिकारियों का वरीयता क्रम देखिए ऐसे है। तो इनमें से हो गया, तो सबसे पहले वरीयता क्रम में पहले आता है वो भारत के राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद आता है राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स भारत का भूगोल से रिलेटेड 65 बीपीएससी में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग वो देखेंगे। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, तो फ्रेंड्स कार्डमम पहाड़ी, हम लोग भारत का भूगोल का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग ये सब अच्छे से वहाँ डिस्कस किए हैं ना। कार्डमम पहाड़ी, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी में कार्डमम पहाड़ी प्रमुख है। इसका विस्तार केरल तथा तमिलनाडु राज्य में है। ये पहाड़ी इलायची या गुणवत्तापूर्ण चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो फ्रेंड्स उत्तरी कोयल। देखिए उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा सोन नदी में जाकर मिल जाती है। वही दक्षिण कोयल नदी जो है वो शंख नदी की सहायक नदी है, जबकि बराकर नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है? तो फ्रेंड वो इनमें से गिरनार। उपयुक्त विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं है। भारत के देखिए कानमदेव जो है चाय बागान है, ठीक है, दार्जिलिंग में चाय बागान है, तमिलनाडु के नीलगिरी में चाय बागान है ना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी है। ये गिरनार में जो है वो गिरनार पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ जंगल से घिरा हुआ है? तो वो फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश ना। देखिए ISFR, ठीक है, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों तथा वृक्षों का आच्छादित कुल क्षेत्रफल का जो है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। 2021 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक घने जंगल से घिरा अरुणाचल प्रदेश का है, जो 77,482 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल वाले राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल वृत्ति नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स
कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होता है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें इन्हें जो है जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो फ्रेंड वो जैन समूह में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म जो है वो जैन धर्म है, जिसकी साक्षरता दर लगभग 86% है। ठीक फ्रेंड्स, अन्य धर्मों का साक्षरता दर देख लेंगे फ्रेंड, तो सर्वाधिक जो है वो जैन धर्म का है। ठीक है, ईसाई का जो है वो ईसाई धर्म का 74% है, जबकि सिख धर्म का साक्षरता जो है वो 67% है। हिंदू धर्म में साक्षरता दर का जो है वो 63.60 है। मुस्लिम में जो है वो 57.28% है। वही बौद्ध धर्म में जो है वो 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्यों की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो फ्रेंड वो देख लेते हैं। टोडा केरल ये सही नहीं है। उपयुक्त विकल्प में डी में जो है वो मिलन सही है। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। ठीक है, जबकि भील जो है वो गुजरात, गद्दी जो है गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश और कोटा जो है वो तमिलनाडु में रहता है। ये टोडा जो है वो केरल में नहीं, ये तमिलनाडु में होगा। अब भील जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। फ्रेंड्स हम लोग का भारत का भूगोल का सीरीज में हम लोग भारत की प्रमुख जनजाति से रिलेटेड एक वीडियो देखें। वहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं भारत के प्रमुख जनजाति वो किस राज्य के हैं ना, कहाँ पाए जाते हैं ये सब। आपने नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो फ्रेंड वो दिल्ली मुंबई गलियारा। भारत तथा जापान के सहयोग से दिल्ली मुंबई गलियारा को विकसित किया जाने की घोषणा वर्ष 2006 में की गई थी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना भारत की राजधानी दिल्ली तथा वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग फ्रेंड्स विश्व का भूगोल से रिलेटेड आपकी 65वीं एग्जाम बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से वो जापान सबसे बड़ा है? जापान कई बड़े एवं छोटे द्वीप का समूह है। इसके प्रमुख द्वीप जो है वो 4 हैं, जिसमें होन्शु, शिकाकू, क्यूशो तथा हॉक्काइडो है। जापान जो है भौगोलिक रूप से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये पूछा सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसका मुख्य क्षेत्रफल जो है वो 3,77,783 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश है। लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो इनमें से चिली जो है दक्षिण अमेरिका देश है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण जो है वो औसतन लंबाई 2647 मील, जबकि औसत चौड़ाई जो है वो 110 मील है। पेरू, बोलीविया एवं अर्जेंटीना के साथ यह सीमा बनाती है चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है वो इंडोनेशिया में द्वीपों की कुल संख्या 17,000 है ना, 17,508 है। मालदीव में जो है वो 1200 तथा फिलीपींस में जो वो 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, जबकि क्यूबा में द्वीपों की संख्या जो है वो 1600 है। तो इनमें से ज़्यादा कौन है? तो इंडोनेशिया हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इनमें से ईरान। विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन ईरान में होता है। ईरान एवं स्पेन विश्व के कुल केसर उत्पादन का 80% उत्पादन करता है। भारत के केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। भारत के प्रमुख केसर उत्पादन देश विश्व के प्रमुख केसर उत्पादक देश जो है वो ईरान, स्पेन, भारत, इटली, ग्रीस, इंडोनेशिया आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 39.3% उत्पादन करता है। विश्व के 70% यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिलकर करता है। अतः यूरेनियम का सबसे अधिक भंडारण जो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है भंडारण, लेकिन उत्पादन पूछा है तो वो कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी 65वीं बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत में एमएसपी है ना, इसे एमएसपी कहते हैं। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो फ्रेंड्स कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकारी एजेंसी द्वारा किसानों के फसल खरीदते समय भुगतान की जाती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग के द्वारा जो है 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें 7 तरह का अनाज आता है, 5 तरह का दाल आता है, 8 तरह का तिलहन आता है एवं कच्चा कपास व जूट, गन्ना आदि प्रमुख है। इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार, एक बार जो है रबी फसल एवं खरीफ फसल के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो फिर वो जीडीपी से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। भारत की अधिकांश आबादी हिंदुओं की है।
भारत में जो है अधिकांश आबादी हिंदुओं की तथा इसकी मान्यताएं एवं प्राकृतिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी कारण अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा भारत की विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। इसके लिए वर्ष 1950 से 1980 के बीच के कालखंड को देखा गया, जिससे आर्थिक विकास दर जो है निम्न रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, छठी पंचवर्षीय योजना में जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल 1980 से 1985 ईस्वी था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार जो है में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम वो राजस्थान में शुरू किया गया है ना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया तथा इसके तहत गरीब परिवार को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मांस के निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर भारत की हिस्सेदारी वो 5%। वर्ष 2017 में मांस से निर्मित वस्तु के निर्यात में भारत की भागीदारी 5% रही है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत बीफ निर्यात में ब्राजील के साथ प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2006 में बीफ निर्यात में भारत का वैश्विक भागीदारी 2% थी, वही 2016 में यह जो है वो 20% से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राक्षित भंडारण में है, तो फिर वो कितना है? देख लेते थोड़ा। देश का विदेशी मुद्रा भंडारण 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 400 अरब डॉलर से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है वो 612.73 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जुलाई 2022 में जो है वो 572.712 अरब डॉलर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो फिर वो नबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त का प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्था है। नबार्ड प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे विकास कृषिगत ऋण प्राप्त करते हैं। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPCG का पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड इसका है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। यह एक स्कीम है जो निर्यातकों को आने वाले समय में अतिरिक्त निर्यात करने की बाध्यता से छूट दिला सकती है। इस योजना को कम आयात शुल्क एवं पूंजीगत वस्तु की आयात के लिए प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी, तो वह 3000 रुपये होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह होगी। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को होगा, जिससे उसका आर्थिक सामाजिक लक्ष्य हासिल हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, है ना, योजना बनाने में गांव की सहायता करना, उपयुक्त सभी जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना, सामुदायिक हितों के कार्य को संपन्न करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना, गांव में कुशल नेतृत्व का विकास करना आदि है। योजना आयोग के अनुसार जनता द्वारा स्वयं अपने ही प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास ही सामुदायिक विकास है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हम लोग का साइंस का सेशन आ गया। साइंस में फ्रेंड्स फिजिक्स से आपके 65वीं बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग आप उसको देखते हैं। देखिए, दाब का मात्रक है। तो फ्रेंड्स, दाब जो है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब बराबर होता है, दाब प्रेशर कहते हैं इसे, बल इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, अतः इसका मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दाब की जो है एसआई मात्रक जो है वो पास्कल कहा जाता है, एसआई मात्रक को, और दाब जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो 150 × 10⁻6 किलोमीटर है। ठीक है, और प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? तो समय टाइम बराबर होता है डिस्टेंस मतलब दूरी बटे चाल मतलब स्पीड। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रेंड 500 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अतः सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 500 सेकेंड मतलब बराबर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में
1.28 सेकंड लगता है। तो फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो फ्रेंड्स अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है? तो फ्रेंड्स स्केलर क्वांटिटी जो है दूरी हो जाता है, ठीक है, चाल हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है, आयतन हो जाता है, घनत्व हो जाता है, ताप, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, आवेग, विद्युत धारा आदि जो है ये सब स्केलर क्वांटिटी है, जिसे अदिश राशि कहते हैं। वही सदिश राशि जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसके उदाहरण जो है वो विस्थापन है ना, ये विस्थापन हो जाता है, वेग हो जाता है, त्वरण हो जाता है, बल हो जाता है, संवेग हो जाता है, भार होता है, विद्युत क्षेत्र हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, विद्युत तीव्रता, ये सब आदि जो ये सब जो है वो सदिश राशि है, जो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि की मात्रक नहीं होती है? तो फ्रेंड्स विकृति, जिसे स्ट्रेस कहा जाता है, इसकी जो है वो मात्रक नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है वो प्रतिबल का मात्रक हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक हो जाता है फ्रेंड वो किलोमीटर न्यूटन, बल का मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाता है, दाब का मात्रक जो है वो पास्कल हो जाता है। विकृति, जिसे स्ट्रेन कहा जाता है, इसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो फ्रेंड ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंगे होती है, क्योंकि ध्वनि तरंग आगे बढ़ते हुए माध्यम के कण की दिशा की समानांतर कंपन करती है। वही अनुप्रस्थ जो है वो, ये अनुदैर्ध्य तरंग जो ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य कहते हैं, और प्रकाश तरंग को जो वो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो फ्रेंड्स 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? देखिए, डिग्री सेल्सियस इंटू -0 इक्वल टू 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 इंटू 180। तो यहाँ पे फ्रेंड 50 डिग्री है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह आप लोग 50 डिग्री पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है वो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ज में क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स आवृत्ति को जो है वो हर्ज में मापा जाता है। किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को उस कण की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है तथा विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर बदलती नहीं है। इसका SI मात्रक जो है वो हर्ज होता है आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो फ्रेंड्स विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, इसे एमीटर से मापी जाती है। एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत धारा की SI मात्रक जो है वो एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति इकाई है। तो फ्रेंड्स विद्युत शक्ति जो है वो वाट की इकाई होती है। विद्युत धारा एकांक समय में किए गए कार्य अथवा एकांक समय में उपयुक्त ऊर्जा को विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है वो वाट मतलब इसे W से इंडिकेट करते हैं, वाट होता है। विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर होती है। वही व्यापारिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है फ्रेंड वो 746 वाट होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है, जो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स 65वीं बीपीएससी की एग्जाम में आपका केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स लेवोजियर को जो है वो आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। फ्रांसीसी एंटोनो लेवियर, वो फ्रांस के थे, वो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज और सिलिकॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो फ्रेंड्स द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देने पे वो क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। तो इसे अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? तो 38 हो जाता है। देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। साथ ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो बराबर होती है, जिस वजह से हम लोग ऐसा जोड़ कर पेश किए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो हंसने वाली गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस कहते हैं, क्योंकि इसे सूंघने पर हंसी आती है। साथ ही इसे शल्य क्रिया और दांत की सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो फ्रेंड इनमें से गैस जो है वो तत्व नहीं है, बाकी सब तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान है। तो फ्रेंड पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि पानी उदासीन होता है। देखिए पीएच स्केल जो है 1 2 3 4 7 से 14 तक का होता है। जो फ्रेंड जितना कम होगा वो उतना अम्लीयता होगा, जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, ठीक है। और 7 जो है वो उदासीन को इंडिकेट करता है, तो पानी का पीएच मान जो है वो 7 होता है। देखिए फ्रेंड रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है, ठीक है। लार का पीएच मान जो है वो 6.5 होता है। दूध का पीएच मान जो है वो 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान जो है वो 6 होता है। शराब का पीएच मान जो है वो 2.8 होता है, जबकि सिरका का पीएच मान जो है वो 2.4 होता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होता है। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस में
मुख्य घटक कौन कौन होता है? देखिए, वे गैस जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है, ग्रीन गैस कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद जलवाष्प आदि जो है वो ग्रीन हाउस गैस के घटक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। चूंकि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, अतः केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। जलने के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर आइसोप्रीन का एक प्राकृतिक बहुलक है। नियोप्रीन और थाइलकोल संश्लेषित रबर के उदाहरण हैं। ठीक है, रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वो है ना वल्कनीकरण कहलाता है। इसमें रबर एक निश्चित आकार प्राप्त करता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए जो है वो इनमें कार्बन मिलाया जाता है। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर का उपयोग बबल गम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र है। तो फ्रेंड C6H12O6 जो वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज को डेक्सटोज भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसे स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यह शरीर को तत्कालीन ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, CO समूह का आबंध क्रम जो है वो 3 होता है। ठीक है, आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर परमाणु की एक जोड़ों के बीच मौजूद रासायनिक बंधनों की एक संख्या को दर्शाता है। ठीक फ्रेंड्स, है तो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान से क्वेश्चन, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आपके 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, उस पर हम लोग देखते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस, ध्यान से सुनेंगे, हाइपोथैलेमस जो वो शरीर का ताप नियंत्रण करता है, साथ ही भूख, प्यास, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और थैलेमस जो है वो दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानने का कार्य करता है। वही मेंडुला जो है वो ओब्लोगाटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का पिछला भाग होता है, जिसका मुख्य कार्य है रक्तदाब, हृदय धड़कन तथा श्वसन को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो फ्रेंड वो डार्विन की पुस्तक है। क्या है तो नाम? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन किसे? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो फ्रेंड उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। एक आवास में कई निकेत होते हैं। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे निकेत कहते हैं। प्रत्येक जाति एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जाति एक ही निकेत में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो फिर वो क्लोरोप्लास्ट में, देखिए क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक ही पत्ते के हरे रंग का कारण होता है। नेक्स्ट कारण है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो फ्रेंड्स O2। प्रकाश संश्लेषण में पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा के प्रकाश से क्लोरीन के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन, ये O2 जो ऑक्सीजन को उप उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियां की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो हड्डियां की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, वही जियोलॉजी के अंतर्गत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उनमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। वही ओरोलॉजी के तहत जो है पर्वत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो फ्रेंड्स विषाणु मतलब वायरस। लाइकेन, जीवाणु और शैवाल की कोशिका भित्ति होती है। शैवाल में कोशिका भित्ति होती है, परंतु विषाणु वायरस में जो है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें एक प्रोटीन कीट होता है जो कोशिका भित्ति की तरह काम करता है, अतः विषाणु की कोशिका भित्ति में एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में पीलिया या तिल्ली, अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि आदि में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो तिल्ली हो गया, ठीक है, अस्थिमज्जा हो गया और थाइमस ग्रंथि आदि में जो है वो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यह एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होता है, मतलब WBC होती है, जो सूक्ष्म तत्व प्रदान करती है। तो फ्रेंड दो ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? तो फ्रेंड्स थायरॉक्सिन ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, इसमें आयोडीन मिली होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो विसल से निकलने वाला हार्मोन है एवं इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास में स्रावित हार्मोन है, जो शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन को नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है। तो फ्रेंड एड्स जो वो विषाणु वायरस के कारण होता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इससे नष्ट हो जाती है एड्स की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपको तो प्रासंगिकता नहीं रहना, तो हम लोग टॉपिक बना दे देंगे एग्जाम से पहले। ये टॉपिक से आप लोग करंट अफेयर्स तैयार कर लें। ठीक है, आप लोग मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके 65वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और उसे सॉल्व करें फ्रेंड। 10 मैथ क्वेश्चन ना रिजल्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 में से 8 से 9 अगर सही हो जाता है फ्रेंड, आपका रिजल्ट स्कोर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड 141 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन सी, आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 142 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 143 का आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन ए। ठीक है, 144 का आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 6 सेकंड। ठीक है, 145 का ऑप्शन आंसर हो जाता है फ्रेंड ऑप्शन बी, है ना 9। ठीक है, उसके बाद 146 का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद 147 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 8 घंटा। ठीक है, आप लोग 100 जोड़ करेंगे। 148 का आंसर हो जाता है फ्रेंड वो ऑप्शन डी 63। ठीक है, 149 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, है ना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड वो 150 का आंसर है ऑप्शन बी 24। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है वो 65 बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें। काफी ब्रीफ डिस्कशन किए फ्रेंड्स, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आपने यहाँ तक देखा है फ्रेंड, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।